एवरीवन, मेरा नाम आफरीन नस्बत है एंड वेलकम है अगेन आप सबका परचम क्लासेस में। तो बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने आपको ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड लेक्चर 1 दे चुकी हूं मैं आप सबको, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग समझाया था। आज उसी की क्लास का कंटिन्यूएशन है और आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स की, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेशनलाइजेशन, यानी राष्ट्रीयकरण। ठीक है, नेशनलाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि काफी एग्जाम्स में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में कवर करेंगे नेशनलाइजेशन बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूं, जिसमें एक है 1969 का नेशनलाइजेशन और एक है 1980 का नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनलाइज्ड बैंक के मर्जर कब कब कैसे कैसे और कहां हुए। ठीक है, नेक्स्ट आरबीआई आज की क्लास में मैं स्टार्ट ही कर दूंगी विद द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बेसिक मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगी। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी में और डिटेलिंग में ले जाऊंगी। ठीक है, क्लियर है, डन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन सिंपली मीन्स होता है जब किसी भी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडरटेकिंग, अपने कंट्रोल, अपने अधीन में ले रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन। उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण करना। यानी कोई भी बैंक जो कि ऑलरेडी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह काम कर रहा है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अपने कंट्रोल में ले रही है। कंट्रोल में लेने का मतलब है सरकार उसमें अपनी होल्डिंग्स 51% या उससे ज्यादा कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करना। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, फॉर अ पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर कोई भी बैंक सरकारी बैंक है तो उसमें सरकार का शेयर कितना होना चाहिए। अगर कोई भी बैंक को आप सरकारी बैंक कन्वर्ट कर रहे हो या फिर कोई भी बैंक अगर सरकारी है, तो वो सरकारी तभी कहलाएगा अगर उसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा होगा। अगर सरकार का शेयर 50% है, क्या वो सरकारी बैंक है? नो। सरकार का शेयर 51% और मोर है तो वो सरकारी बैंक है। तो नेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पर हम किसी भी प्राइवेट बैंक को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सरकारी गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख ले। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग अ बैंक ओन्ड बाय अ प्राइवेट सेक्टर, यानी किसका है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसे क्या कर रहे हैं? पब्लिक ओनरशिप या फिर सरकारी बैंक बना रहे हैं बाय परचेसिंग, कितना परसेंट या कितना मेजॉरिटी स्टेक खरीदने का? 51% या उससे ज्यादा बाय द गवर्नमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, अच्छा, नेशनलाइजेशन एक एक दो दो बैंकों का काफी ज्यादा कॉमन रहा है। यस, एक एक दो दो बैंकों का नेशनलाइजेशन काफी ज्यादा कॉमन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1949 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया।
1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। लेकिन नेशनलाइजेशन सबसे ज्यादा बड़ा, या फिर आप कह सकते हो पहला नेशनलाइजेशन जो सबसे ज्यादा बल्क अमाउंट में किया गया, वो कब किया गया? पहला नेशनलाइजेशन जो सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं बल्क अमाउंट पे किया गया, वो नेशनलाइजेशन किया गया इन ईयर 1969। अच्छा, 1969 का नेशनलाइजेशन इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पहला फर्स्ट एवर राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन है जो कि एक साथ बहुत सारे बैंकों का किया गया। ठीक है, तो हुआ ये 1969 में, उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण का प्रोसेस चालू किया था। इंदिरा गांधी ने एक अनाउंसमेंट करवाई, ध्यान से सुनिएगा ये बात। इंदिरा गांधी ने इसका प्रोसीजर, एक अनाउंसमेंट करवाई कि जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा पाया जाएगा, उन सारे बैंकों को नेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर आप नोटिस ये करना है कि इंदिरा गांधी ने कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं दी थी किसी को। इंदिरा गांधी ने सिंपली इतना कहा था कि जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट, कुल पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा पाई जाएगी, हम उन सारे बैंकों को क्या करेंगे? नेशनलाइज करेंगे, हम उन सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। यानी लगभग उस समय के सारे बड़े प्लेयर्स, सारे बड़े बैंक। और इसी के चलते 1969 में 50 करोड़ से ज्यादा का टोटल डिपॉजिट 14 यानी 14 बैंकों के पास था, और इसीलिए उस समय उन 14 लार्ज कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी उन 14 बैंक्स को प्राइवेट से सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहले नेशनलाइजेशन बल्क अमाउंट में 1969 में हुआ। कितने बैंकों को हुआ? 14 बैंक्स। क्राइटेरिया वाज कि जिनके पास टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा का था। अच्छा, और ये किसके द्वारा किया गया? तो इट इज बाय इंदिरा गांधी। किसके द्वारा इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। तो आप यहां पर देख सकते हो, टू हैव मोर कंट्रोल्स ओवर बैंक, बैंकों में अपनी पकड़ और बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए किया ये गया कि 19 जुलाई 1969 में मिसेस इंदिरा गांधी ने, जो कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 14 लार्ज कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनका रिजर्व 50 करोड़ से ज्यादा का था। ठीक है, यहाँ पर 1969 में मैम कौन कौन से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, कौन कौन से बैंक इस जगह पर नेशनलाइज्ड करे गए? तो 1969 की जो लिस्ट ऑफ बैंक है या कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले इसमें शामिल था इलाहाबाद बैंक, जो कि उस समय का काफी बड़ा बैंक था। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। These were the 14 large commercial banks of 1969, या फिर आप कह सकते हो of that time। और इन में टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा का था, और इसीलिए इन सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको क्या करना है? इन 14 बैंकों का नाम रटना ही पड़ेगा आपको। इन 14 बैंकों का नाम क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? लिखा हुआ है 5 बैंकों के नाम, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वर या वाज नेशनलाइज्ड इन 1969।
तो हमें कैसे पता होगा? अगर हमें यही नहीं पता कि 1969 में कौन-कौन से बैंक थे, तो हम टिक कैसे करेंगे? दैट्स व्हाई ये रटना पड़ेगा, ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन-कौन से बैंक थे? इलाहाबाद बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ इंडिया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, Union Bank and United Bank of India. These were the banks. ठीक है? Then नेशनलाइजेशन का प्रोसेस बच्चे उस समय खत्म नहीं हुआ। थोड़े समय के बाद नेशनलाइजेशन का प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया गया। थोड़े समय के बाद नेशनलाइजेशन का प्रोसेस फिर से शुरू किया गया। और अगली बार नेशनलाइजेशन का प्रोसेस कब शुरू किया? थोड़े समय के बाद जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया वो किया गया इन ईयर 1980 1980। तो 1980 का राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। 1980 में नेशनलाइजेशन अगेन प्रोसेस रीस्टार्ट किया इंदिरा गांधी ने। और अब की बार उन्होंने क्या क्राइटेरिया निकाला? की बार उन्होंने क्या अनाउंसमेंट निकाली? उन्होंने कहा कि जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट यानी कुल पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा की है, उन सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन, सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। पहला क्या था? जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा का है, हम उन सारे बैंकों को नेशनलाइज करेंगे। दूसरा, जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा का है, हम उन सारे बैंकों को नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण करेंगे। अब यहाँ पर 200 करोड़ से ज्यादा का टोटल डिपॉजिट 1980 में सिर्फ 6 यानी 6 बैंक्स के पास था। और इसीलिए उस समय उन 6 बैंक का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ऑन 15 अप्रैल 1980 1980 the banks which have more than 200 crore of reserve got nationalized। और वो टोटल कितने बैंक थे? 6 बैंक थे। यानी 1969 में 14 और 1980 में कितने बैंक्स थे? 20 बैंक थे। ठीक है? तो कुल मिला के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने अपने समय पे किया? तो इंदिरा गांधी अपने समय में नेशनलाइजेशन 20 लार्ज कमर्शियल बैंकों का करके गई। 20 जिनके जो सबसे बड़े प्लेयर्स थे वो प्राइवेट थे, उन्हें किसमें कन्वर्ट किया गया? सरकारी में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर आप सबके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए। वाई? क्यों? ऐसा तो है नहीं कि सुबह इंदिरा गांधी चाय पे बैठी, उनको ख्याल आया चलो आज प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंकों में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तो था, कुछ तो प्रॉब्लम थी, या फिर कुछ तो मकसद था क्यों सरकार ने उस समय इतना बड़ा स्टेप उठाया। उस समय इंदिरा गांधी ने 3 मेन मकसद बताए नेशनलाइजेशन के पीछे। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द नेशनलाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव जिसे इंदिरा गांधी ने बोला, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन हिंदी इसे हम कहते हैं वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश का मीन्स होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ते हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से कनेक्ट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण करना। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। ठीक है? यानी उस समय होता क्या था, अगर तुम आज भी देखोगे ना, आज हमारे इंडिया की करंट सिचुएशन में तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बैंकों पे भरोसा नहीं करते। अगर आप जानते हो, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे लोग हैं जो आज भी बैंकों पर भरोसा नहीं दिखाते। वो आज भी कहते हैं कि बैंक किसी काम के नहीं। कहते हैं, यस, ऐसा होता है। तो नेशनलाइजेशन क्या है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों करना था उनको?
भाई उस समय इससे सिचुएशन और ज्यादा वर्स थी। उस समय मैक्सिमम ऐसी पॉपुलेशन जनता थी जो कि बैंकों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थी। इसमें गलती दोनों तरफ की थी। बैंकों की गलती ये थी क्योंकि ज्यादातर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक थे और वो अपने प्रॉफिट के पीछे भागते थे, और उस समय उनको प्रॉफिट मिलता था बड़े बड़े लार्ज प्लेयर से, लार्ज कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो वो छोटी मोटी जनता के पीछे नहीं देखते थे, और इसीलिए मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द। तो इंदिरा गांधी ने कहा हमें क्या करना है, इंक्लूजन करना है, फाइनेंशियली इंक्लूड। लोगों को बैंकों से जोड़ना है, लोगों को बैंकों के बारे में बताना है, लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताना है। इसीलिए वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड नेशनलाइजेशन वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से कनेक्ट करना। सेकेंड रीजन बिहाइंड द नेशनलाइजेशन वाज पब्लिक वेलफेयर, यानी जनता के हित पर काम करना। ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादातर बैंक थे प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर बैंक का मकसद होता है प्रॉफिट के पीछे भागना। भाई इंदिरा गांधी ने कहा हम प्राइवेट को सरकारी में बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है पब्लिक वेलफेयर, हमें क्या करना है, जनता के हित में काम करना है। और जनता के हित में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड द थर्ड रीजन वाज इट वाज रिमूवल ऑफ डोमिनेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और यू कैन से कि ज्यादा कंट्रोल सरकार को अपना जताना था। भाई प्राइवेट था, निजी क्षेत्र थे बैंकों में, और बैंकों में डोमिनेशन भी किसका था, प्राइवेट सेक्टर का था। सरकार को अपना कंट्रोल ज्यादा लेना था। आइदर तुम इस तरीके से कह सकते हो कि सरकार ज्यादा हक जमाना चाह रही थी बैंकों पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का जो डोमिनेंसी आ चुका था बैंकों में, उसको हटाने के लिए नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर है? तो ये तीन मकसद थे नेशनलाइजेशन के, पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा पब्लिक वेलफेयर, और तीसरा रिमूवल ऑफ डोमिनेंसी। अच्छा, मैंने 1969 के 14 बैंक्स तो आपको बता दिए, कौन कौन से बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। चलिए 1980 के कौन कौन से 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे वो भी हम एक बार जान लेते हैं। 1980 में जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट था वो कौन कौन से बैंक थे, आंध्रा कॉरपोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, और विजय बैंक। ठीक है, तो दीज वर द 6 बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1969 में 14। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट बल्क अमाउंट में नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ, इन ईयर 1969। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का, जिनके पास टोटल डिपॉजिट कितने का था, 50 करोड़ से ज्यादा का था। सेकंड मेजर कब हुआ नेशनलाइजेशन, इन ईयर 1980। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का, जिनके पास टोटल डिपॉजिट कितने से ज्यादा था, 200 करोड़ से ज्यादा का था। दोनों बार राष्ट्रीयकरण का प्रोसेस किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया। कुल मिला के इंदिरा गांधी ने अपने समय में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तो 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। व्हाट इज नेशनलाइजेशन, तो जब किसी भी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल, अपने अधीन, अपने अंडरटेकिंग में ले रही है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक बाय कर रही है 51% या उससे ज्यादा, इसे हम क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, व्हाट वर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलाइजेशन, पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, दूसरा पब्लिक वेलफेयर, एंड तीसरा रिमूवल ऑफ डोमिनेंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और यू कैन से मोर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द बैंकिंग सेक्टर। क्लियर? डन? समझ में आ गया? ओके। इंदिरा गांधी अपने समय पे 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन करके गई थी। बचे कितने बैंक? तो इंदिरा गांधी अपने समय पे 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन करके तो गई थी, लेकिन फिलहाल इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइज जो बैंक है उसमें से सिर्फ 11 बैंक बचे हैं।
बिकॉज 9 बैंक्स को अलग अलग समय पर अलग अलग बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया। तो ये मर्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मर्जर से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मर्जर कब हुआ? सबसे पहला मर्जर इन ईयर 1993 हुआ। 1993 में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग लॉसेस, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को उस समय के सक्सेसफुल बैंक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिया। तो ये पहला मर्जर हुआ था नेशनलाइज्ड बैंक का आफ्टर 1980। कब हुआ? 1993 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसका? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। किसके अंदर? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्जर कर दिया गया। कूल। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हुआ इन ईयर 2019, 2019 में। उस समय दो बैंक थे। एक बैंक का नाम था विजया बैंक और एक बैंक का नाम था देना बैंक। तो विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो यहां पर 3 बैंक तो गायब हो गए। 20 में से 3 गायब, 17 बचे। क्यों? न्यू बैंक ऑफ इंडिया चला गया पीएनबी के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 बैंक चले गए, विजया और देना बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, 2020 में बड़ा मर्जर हुआ, काफी बड़ा मर्जर हुआ। कौन कौन से बैंक? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किसके अंदर मर्ज कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया। दीज वर द एंकर बैंक और ये वो बैंक है जो मर्ज हुए। ठीक है। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक के अंदर। और कॉरपोरेशन एंड आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। कूल है। तो अब यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बैंक यहाँ, 3 बैंक पीछे मर्ज हुए, 6 बैंक यहाँ मर्ज हो गए। कुल मिला के 9 बैंक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के अंदर मर्ज हो गए। दैट्स व्हाई आज के समय पर इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइज्ड बैंक सिर्फ कितने बचे हैं? 11 बचे हैं। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। 1993 में एनबीआई पीएनबी के अंदर। ठीक है। 2019 में विजया और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। देन 20 का आंध्रा, सॉरी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी के अंदर। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के अंदर। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के अंदर। और कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज हो गया। क्लियर? डन। तो ये था आप सबके लिए नेशनलाइजेशन का कंप्लीट टॉपिक। कब कब नेशनलाइजेशन हुआ, कैसे कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब क्या है, मर्जर कैसे हुआ, एक्सेट्रा। इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का मैं आप सबको सेशन जरूर से करवाऊंगी एक बार मनी एंड बैंकिंग पूरा कंप्लीट हो जाए देन। ठीक है। ओके है। चलो नेक्स्ट, हमें स्टार्ट करना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, विद अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आरबीआई को डिटेल से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आरबीआई के बारे में काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? कूल है। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, देखो मैंने आपको बताया था जब हमारा प्री इंडिपेंडेंस फेज 1 चल रहा था तो लगभग 588 बैंक्स थे जो कि कुछ 3-4 साल के पीरियड के अंदर कोलैप्स कर गए या फिर आप कह सकते हो फेल हो गए। ठीक है। तो अब क्या किया गया? तो ये किया गया कि हमने उन बैंकों को फेलियर से ये समझा कि यार इकोनॉमी में ऐसे तो नहीं चलेगा बैंकिंग सिस्टम। वी नीड सम अथॉरिटी, वी नीड सम रेगुलेटर जो इन बैंकों को कंट्रोल करे, जो इन बैंकों की फंक्शनिंग पे नजर रखे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। एंड दैट्स व्हाई हमें नीड हुई कि एक सेंट्रल बैंक आना चाहिए इंडिया में। और इसीलिए रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला रिकमेंडेशन या प्रपोजल दिया गया था जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जिसे आप रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी भी कहते हैं, और ये कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, सबसे रिकमेंडेशन आया था आरबीआई को बनाने के लिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन यहां पर लाया गया था। क्या रिकमेंडेशन लाया गया था? जॉन हिल्टन यंग कमीशन, या फिर आप कह सकते हो रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1927 में इन्होंने प्रपोजल दिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन का। देन उसके बाद इस बिल को लीगल शेप दिया गया इन ईयर 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1934 में। ये बिल था जॉर्ज शेस्टर का। तो जॉर्ज शुस्टर का जो बिल था, इसे लीगल अप्रूवल मिला इन ईयर 1934। आफ्टर 1927 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली फाइनली आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट यानी स्थापना करी गई 1935 में। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आरबीआई जब 1935 में बना था तो ये इसे एक प्राइवेट बैंक की तरह बनाया गया था, लेकिन इसके पास एडिशनल सेंट्रल बैंक्स की पावर दी गई थी, और ये एक प्राइवेट बैंक की तरह काम किया अंटिल 1949, क्योंकि 1949 में इसे क्या कर दिया गया? नेशनलाइज्ड, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपने कंट्रोल, अपने अधीन, अपने अंडरटेकिंग में ले लिया। ठीक है, तो यहां पर शुरू करा 1927 रिकमेंडेशन, 1934 legal approval, 1935 finally established as a private sector bank, 1949 it has been nationalized। क्लियर है? डन है? समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से? यस और नो? ओके, एसबीआई में हमें ढेर सारी चीजें डिस्कस करनी है, ढेर सारी चीजें डिस्कस करनी है, मतलब आरबीआई का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसीज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, एंड अगर आपके कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर से लिखिएगा, मैं आपको उस डाउट का जरूर से आंसर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, आप सारे स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर।